हाय गाइस, कल रात को आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया था डिटेल वाला। एंड अभी तक आपने देख लिया होगा कितनी वैकेंसी आई है, क्या किस स्टेट वाइज कैसा रह रहा है। लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें अगर इस वीडियो में बता दूं तो आपकी जो है पीओ में है वो 3499 वैकेंसी आई है एंड क्लर्क की 5585 आई है समथिंग। और कई बैंक्स ने अभी रिपोर्ट नहीं भी की है तो वैकेंसी अभी और इंक्रीज होने के चांसेस है। अभी तक 9000 के ऊपर बन रही है। इसके बाद अगर आपकी और अगर बैंक से रिपोर्ट कर दी तो उससे ज्यादा वैकेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ऑल्दो मैं बता रही हूँ आरआरबी में ये ओवरऑल वैकेंसी मैटर नहीं करती, आप जिस स्टेट से फॉर्म फिल करोगे वो ही मैटर करेगा आपके लिए कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी और आप कितने लोगों के साथ फाइट कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम आपका देखो कंपटीशन भी यहाँ पे कम हो गया काफी, क्योंकि नेशनल लेवल पे कंपटीशन नहीं चल रहा है, यहाँ पे स्टेट लेवल पे कंपटीशन चल रहा है। और स्टेट में आप अपने स्टेट में ही लोगों से compete कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपके स्टेट में एक डिसेंट वैकेंसी आई है। तो नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है। मेक श्योर कि आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स और सारी चीजें मिलते रहे। फिर मैं इसमें एलिजिबिलिटी की बात करूं, क्योंकि लोगों को एलिजिबिलिटी में ही सबसे ज्यादा डाउट होता है। पीओ क्लर्क यहाँ पे दोनों में सबसे अच्छी बात है कि मिनिमम आपको 18 ईयर्स चाहिए। अगर आप 18 साल के हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और क्लर्क की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है। 28 साल के ऊपर आप क्लर्क का फॉर्म नहीं फिल कर सकते। और पीओ में ये 30 साल की है, 30 ईयर्स की है। 30 साल से ऊपर अगर आप हो तो आप पीओ का फॉर्म फिल नहीं कर सकते। और अगर मैं ग्रेजुएशन की बात करूं, आपका प्लेन ग्रेजुएशन चलेगा, बीए बीकॉम बीएससी आपने कुछ भी किया है प्लेन ग्रेजुएशन, कोई परसेंटेज की इसमें जरूरत नहीं है, परसेंटेज का कोई डिमांड नहीं है। प्लेन ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हो। देखो अब नोटिफिकेशन आ गया है और आपका आज से फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट हो चुका है। अगर आपकी एक वैकेंसी भी आएगी और आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको अपने लिए अपने आप को उस लेवल का प्रिपेयर करना है कि आप जाके वो सीट लेकर आओ और मतलब वो एग्जाम क्रैक करके आओ। मैं आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, जो भी मैंने सीखा है। मैं स्टिल बहुत कुछ सीख ही रही हूँ तो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ मैं आपको टिप्स दे देती हूँ कि आपको आपकी जर्नी में ये हेल्प करेगा। सबसे पहले उसमें से ये है मॉक्स। देखो अभी तक मैं आपको ये बोल रही थी कि अगर आप प्रिपेयर नहीं हो, सिलेबस प्रिपेयर नहीं है तो पहले वो प्रिपेयर करो, बाद में मॉक की ओर जाना। लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा, अब आपको मॉक देना ही देना है एनी हाउ। आपका सिलेबस 50% हुआ हो, 60% हुआ, 70% कितना भी हुआ हो, या आप पूरे कंप्लीट कर लिए हो। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ साइड साइड पे चलते चलो, लेकिन एवरी ऑल्टरनेट डेज में आपको प्री का मॉक लगाना है और एवरी वीक आपको एक मेंस का मॉक देना ही देना है। मॉक में आपको प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक का लिंक दे रही हूँ, फ्री मॉक है, जाके लगाओ। आप लोग पूछते हो मैम कौन सा मॉक टेस्ट लेना चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। देखो सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको फ्री मॉक्स मिलते ही मिलते हैं। आप जाके फ्री मॉक्स लगाओ और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लो कि आपको कौन सा मॉक लेना चाहिए। अभी मैं आपको प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक दी हूँ। प्रैक्टिस मॉक इज अ ग्रुप वेरी गुड ब्रांड। आप वो लिंक पे क्लिक करो, मॉक जाके लगाओ एंड अपनी स्कोर शेयर करना। और आप मॉक की क्वालिटी खुद देख सकते हो कि आपका कितना, मतलब उनका क्वालिटी काफी सही है। तो रही साइड की बात, लेकिन आपको हर ऑल्टरनेट डे में एक एक मॉक लगाना है। और मैं रिकमेंड करूंगी कम से कम 2 से 3 ब्रांड्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप दोनों तीनों ब्रांड का ना शफल कर करके लगाते रहो तो आप एक ब्रांड से यूज टू नहीं होगे। एंड एग्जाम में आपका ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो ब्रांड आपका फेवरेट है वो ही ब्रांड के लोग आपका एग्जाम सेट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। सबका मेंटालिटी अलग है तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस अलग तरीके से फ्रेम हो सकते हैं और इसलिए आपको अलग अलग टाइप के मॉक्स लगाना जरूरी है ताकि आप हर तरह की चीजों से यूज टू हो सके। एक चीज यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि आप ना एक अपनी मॉक कॉपी बना लो, एक अलग से मॉक कॉपी बना लो। और जितना भी आप मॉक लगा रहे हो उसमें जो भी आपको न्यू क्वेश्चन दिखे, न्यू एज इन जो आपको ट्रिकी लगे कि यार यहाँ मैं फंस रहा हूँ या फिर इस पैटर्न के क्वेश्चंस में मैं फंस रहा हूँ, तो उसको नोट डाउन कर लो। एंड अगर आप मेंस की चीजें बना रहे हो तो मैं नहीं बोल रही कि आप बहुत बड़े बड़े पजल्स या डीआई नोट डाउन करो, लेकिन वहां पे जो भी ट्रिक यूज हुआ है, जो भी जहां भी आप फंस रहे हो उसको आप नोट्स की तरह बना के लिखो और एवरी वीक उस चीजों को ना रिवाइज करके चलो। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने बहुत टाइम अंडरस्टैंड किया है कि आप कम पढ़ो बट क्वालिटी स्टडी आपकी होनी चाहिए। जितना पढ़ रहे हो उतना अच्छे से पढ़ना चाहिए, रादर कि आप बहुत सारा पढ़ते चलो और पीछे की चीजें भूल जाओ, तो वो मैटर नहीं करती। अगर आप पीछे का भूल रहे हो, आप आगे पढ़ते जा रहे हो तो वो बिल्कुल भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप जो पढ़ रहे हो वो आपको अच्छे से याद है और उस तरह का एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया तो वो छूटना नहीं चाहिए, आपको वो इतने अच्छे से पढ़ना है। और उसके लिए सेपरेट एक मॉक कॉपी बना लोगे तो बेटर रहेगा। उसमें जो भी ट्रिकी चीजें आ रही है, जितने भी न्यू पैटर्न की चीजें आ रही है उसे नोट डाउन करते रहो।
आप उसे विद टाइम रिवीजन करते चले, जहां जहां फंस रहे हो, जो आपके वीक पॉइंट्स है, जहां सिली मिस्टेक्स कर रहे हो ना, जहां आप 4x2 भी गलत लिख रहे हो ना, उसको भी लिख दो कि यार मैंने तो 2x4 भी मैं गलत टिक लगा दिया था। तो वैसा आपको उतनी क्लैरिटी उसमें रखनी है। सेकेंड पॉइंट है, देखो अभी ना बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जो ऑलरेडी मतलब जो रिपीटर्स होंगे, जो ऑलरेडी एग्जाम दिए होंगे, और उनको जो टेंशन होगी वो होगी कि इस बार निकलेगा कि नहीं। मतलब उनको उनके फेलियर्स काफी ज्यादा याद आ रहे होंगे कि यार लास्ट ईयर फेल हो गया था। कोई 1 नंबर 2 नंबर से भी फेल होता है तो वो भी काफी हार्ट ब्रेकिंग रहता है। एंड बहुत से एस्पिरेंट्स होंगे जो न्यू एस्पिरेंट्स होंगे, तो जो नए एस्पिरेंट्स होंगे उनको भी अलग लेवल की एंजाइटी हो रही होगी। इस साल का बैंक एग्जाम्स का अभी हमारा स्टार्ट हो गया प्रोसेस, एंड उनको भी अलग एंजाइटी होगी कि यार अब एग्जाम्स आ गए हैं, मैं प्रिपेयर नहीं हूं, और आप भी अलग एंजाइटी में होगी। तो दोनों के लिए ही मैं ये चीज बोल रही हूँ, बी इट रिपीटर और बी इट अ न्यू फ्रेशर एस्पिरेंट, कि आपको अभी काम रहना है और अपने पढ़ाई में फोकस करना है रेदर देन अपने पास्ट या फ्यूचर। अभी फ्यूचर का भी मत सोचो क्या होगा क्या होगा, पास्ट का भी मत सोचो, जो भी हो चुका है वो हो चुका है। और मैं एक चीज फॉलो करती हूँ कि आपको ना देखो डे बाय डे चलना है। जब सुबह उठते हो ना तो सुबह उठ के ये सोचो कि आज का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, आज का दिन मेरे को प्रोडक्टिव बनाना है। और इस तरह से हर एक दिन को आप सुबह उठ के डे बाय डे प्लान करो, आवर बाय आवर प्लान करो, एंड इस तरह से आपको जाना है, क्योंकि एक एक घंटा मिलकर एक दिन बनता है और एक एक दिन से महीना और महीनों से साल। तो आप एक दिन में क्या कर रहे हो, एक दिन में कितनी मेहनत कर रहे हो, वो ही डिफाइन कर रहा है कि आपका करियर क्या होगा, आप आगे जॉब क्लियर कर पाओगे या नहीं। तो बेटर है कि पास्ट मत सोचो, फ्यूचर मत सोचो, प्रेजेंट में वर्क करो। एंड हाँ, ये होता है, ये बार बार चीजें आती रहेंगी, बट आप इसे इग्नोर करने की कोशिश करो। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, इसी से रिलेटेड मेरा थर्ड पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आपको ओवरथिंकिंग ना हो। रात को सोने से पहले तो फॉर श्योर थोड़ा 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, बस आपको आंख बंद करके बैठना है, इन दैट्स इट। और कुछ सोचना नहीं है, जो भी सराउंडिंग में हो रहा है उसे सुनते रहो शांति से बैठ के। यही है मेडिटेशन, कि आपके माइंड से सारी ओवरथिंकिंग निकल जाए, पूरे थॉट्स आपके निकल जाए। तो जनरली क्या होता है कि रात को ही हमें बहुत ओवरथिंकिंग होती है, हमारी रात अच्छी नहीं होती तो हम सो नहीं पाते, नेक्स्ट डे भी हमारा पूरा बिगड़ जाता है, प्रोडक्टिविटी नहीं आती। एंड मैं आपको बोलूंगी कि सफिशिएंट स्लीप आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि डेली 5-6 घंटे सो रहे हो, जैसे तैसे सर्वाइव कर रहे हो, ऐसा मत करना। 7-8 घंटे प्रॉपर नींद लो, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाओगे तो आपका ब्रेन भी अच्छे से चलेगा, दिमाग सही से चलेगा, मॉक्स लगाओगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, राइट। एंड स्लीप में वर्क करो, मेडिटेशन करो, थोड़ा माइंड को काम रखो, एंड इफ पॉसिबल ऐड अ फिटनेस एक्टिविटी, कोई एक अच्छी फिटनेस एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हो। आपको कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो, आप जाके गेम वेम कुछ भी खेल सकते हो, मतलब कुछ ना कुछ फिटनेस आप इंक्लूड करो। एंड मैं तो जिम करती हूँ, मैं जिम में काफी इंटरेस्टेड हूँ, आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, वो काफी इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पॉइंट है कि आपको मेंस लेवल डीआई में, मेंस लेवल पजल में, आपको मेंस लेवल की चीजें अभी से उठा के चलनी है। एंड ट्रस्ट में, अगर आप प्री में 60-70 परसेंटाइल पे हो, अगर आपको लग रहा है कि यार अभी तो प्री ही अच्छा नहीं हो रहा, प्री पे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं मेंस कैसे करूं, तो आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप मेंस लेवल की चीजें बनाओगे, आप मेंस लेवल डीआई, मेंस लेवल पजल, ये सारी चीजें बनाओगे, तो आपका दिमाग और खुलेगा और आपका दिमाग ना काफी मतलब इवॉल्व होता जाएगा और प्री के क्वेश्चन आप इजीली बनाने लगोगे। ट्रस्ट में, अगर आप मेंस में वर्क कर रहे हो तो प्री भी आपका अपने आप स्ट्रांग होता जा रहा है। और मैंने आपको बोला तो है कि आपको प्री के मॉक लगाते रहने हैं, तो आपको मॉक लगा लगा के खुद ही दिखेगा कि आप कितना ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो। और मॉक लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक को एनालाइज करना, तो ये चीज भी ध्यान में रखना कि मॉक लगा के मॉक को छोड़ नहीं देना, उसको प्रॉपर एनालाइज करके अपने मॉक कॉपी में नोट करो कि क्या क्या कहाँ पे गलती आ रही है, कहाँ कहाँ सीखने की जरूरत है। एंड यस, यही है कि आपको मेंस लेवल डीआई, मेंस लेवल पजल और मेंस लेवल की अरिथमेटिक, मेंस लेवल का वन लाइनर, व्हाटएवर इट इज, मेंस लेवल की चीजें आपको सॉल्व करनी है ताकि आपका प्री भी स्ट्रांग हो। एंड मेंस में वर्क करे तो प्री अपने आप इनहैंस होगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है। लास्ट पॉइंट है हमारा उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बोल रहे हैं कि मैम स्पीड नहीं आ रही, मतलब सब सीख गए हैं, अप्रोच सीख गए हैं, सारा कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, बट स्पीड नहीं आ रही। तो कितनी भी कोशिश कर लो, आपकी स्पीड आ ही नहीं रही है। आपकी स्पीड इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप डेली बेसिस पे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं कर रहे। डेली आपके दिन का आधा घंटे का, इवन स्टार्टिंग में ही डेली का आपका आधा घंटे का स्लॉट होना चाहिए सिर्फ कैलकुलेशन प्रैक्टिस के लिए। और कैलकुलेशन करते हो तो आपका दिमाग ना मतलब फटाफट काम करता है। और आपको करना क्या है, कुछ नहीं, एक शीट उठा लो, एक कॉपी उठा लो और उसमें ना सीधा लिखना चालू करो। 2 के टेबल से या फिर 12 के टेबल से, 12 के टेबल से लेके आप 20, 30 जितने तक का भी टेबल पढ़े, फटाफट फटाफट लिखो। दिमाग एकदम सेकेंड्स में आपका प्रोसेस करना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर्स लिखो,
लिखो, क्यूब्स लिखो, फ्रैक्शन टू परसेंट, परसेंट टू फ्रैक्शन, ये सारी चीजों को स्पीड में लिखो। ये सब करोगे तो आप नंबर से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो जाओगे, नंबर से फेमिलियर होगे, कैलकुलेशन बढ़ेगी तो स्पीड अपने आप आने लगेगी। एंड इसके साथ साथ ना आपका रीजनिंग में भी स्पीड अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि आपका दिमाग का प्रोसेस करने का ही स्पीड बढ़ जाएगा ओवरऑल। तो क्वांट हो, रीजनिंग हो, आपका हर चीज में स्पीड बढ़ेगा। रीजनिंग का भी आप आधे घंटे का स्लॉट निकाल सकते हो, जहां पे आप बहुत सारे पजल्स मतलब कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो लेकिन क्वांट के लिए तो आप मतलब एक कैलकुलेशन का स्लॉट आपका आधे घंटे का होना ही चाहिए, और उसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए A to Z तक आपका नंबर्स जो भी होते हैं, रिवर्स ऑर्डर, नॉर्मल ऑर्डर, ये सब भी आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको अच्छे से उसको लिखते चलो, A1 B2 C3 ऐसा करके फटफट फटफट लिखते चलो, और वो काफी मतलब आपको हेल्प करेगा स्पीड बढ़ाने में। क्योंकि जितने भी टॉपर्स है उनकी स्पीड ऐसे ही बढ़ती है, और कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं है। मेहनत करोगे तो अपने आप ही आएगा, प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन आप डेफिनेटली केपेबल हो जाओगे एग्जाम निकालने के। एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मुझे इतना ही बताना था इस वीडियो में। मैं कल एक वीडियो आपके लिए डालूंगी डिटेल टू डू लिस्ट के ऊपर कि क्या कैसा होना चाहिए, कैसा अपना दिन प्लान करना है अभी आपको। एंड और कुछ लगे तो प्लीज कमेंट बिलो। मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियो बनाई थी ताकि आपको हेल्पफुल हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और प्रैक्टिस मॉक का मॉक लगा के स्कोर्स अपने डेफिनेटली शेयर करना। अगर मैं बोल रही हूँ, मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको ये करना पड़ेगा। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।